नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने पहुंचे थे कि धनावेश कहां पर स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार धसे होते हैं। थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां रही थी। उस कमियों में मैंने आपसे कहा कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन को भी या एल्फा कण प्रकीर्णन को भी थॉमसन समझाने में असमर्थ रहे। अब ये रदरफोर्ड प्रकीर्णन क्या है? देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन को आप एल्फा कण प्रकीर्णन नाम से जानते हैं। ये जो एल्फा कण प्रकीर्णन है, इससे हमें एक नई चीज नाभिक की खोज हुई और नाभिक के बारे में पता लगा। कई किताबों में केवल और केवल रदरफोर्ड का ही नाम होता है, लेकिन इनके दो स्टूडेंट्स थे और दो स्टूडेंट का नाम भी कहीं ना कहीं किताबों में मिलता है। तो बात उस जमाने की है जब थॉमसन के परमाणु मॉडल को सर्वोपरि माना गया था। उस समय रदरफोर्ड ने 1906 में इस प्रयोग को किया था। 1906 में ये प्रयोग किया था। इसके बाद 1911 में वो अपने जो स्टूडेंट हैं, रदरफोर्ड के जो दो स्टूडेंट थे जो भी ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने इस प्रयोग को करने का प्रयास किया और रदरफोर्ड के निर्देशन में यह प्रयोग हुआ था। इसीलिए इस प्रयोग को आप रदरफोर्ड का ही प्रयोग मानते हो। सारा जो इन्वेस्टमेंट था, सारा पैसा था, सब रदरफोर्ड ने लगाया था। इसीलिए हम इस प्रयोग को रदरफोर्ड का ही प्रयोग मानते हैं। वैसे तो रदरफोर्ड भी कोई कम आदमी नहीं थे। रदरफोर्ड भी थॉमसन के स्टूडेंट रहे थे, सर जी थॉमसन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड के बारे में हम कहें कि सब रदरफोर्ड का ही प्रयोग नहीं माना जाना चाहिए। रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की है, लेकिन जो एक्चुअल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी है उसकी जो तय तक पहुंचे थे हम 1911 में पहुंचे थे। इसीलिए इस प्रयोग को 1911 में लिखा जाता है। अर्थात इस प्रयोग में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसके अनुसार देखिए, एक ये शीशे का बॉक्स है, लेड शीशा जिसका ये बॉक्स है, और उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर रखा हुआ है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर रेडॉन हो सकता है, बिस्मथ धातु हो सकती है, और भी कई पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव हैं। उन पदार्थों को यहां लिया जाता है और यहां से एल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है। यहां से रेडियो एक्टिव होने के कारण एल्फा कण बाहर निकलते हैं, और एल्फा कण जैसे ही बाहर निकलते हैं यहां एक सोने की पन्नी रखी जाती है। और जो इस सोने की पन्नी है लगभग 100 नैनोमीटर, कहीं इसकी साइज कम भी दी जा सकती है, यानी 100 नैनोमीटर के करीब इसको आप मानेंगे। 100 नैनोमीटर इतना पतला भाग होता है कि जो आपका गोल्ड फॉइल यानी कि सोने की जो पन्नी है उसकी सिंगल लेयर ही बन सकती है, यानी कि एक पन्नी पर एक एक एटम ही आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक एटम एक पन्नी में आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं एक लेयर पर जो सिंगल लेयर है उसके पीछे दूसरा एटम सोने का नहीं हो, इतना पतला इसे बनाया जाता है। सोने की ही पन्नी क्यों ली? क्योंकि सोने को ज्यादा फैलाया जा सकता है, इसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। इसीलिए यहां पर धातु की एक फॉइल चाहिए थी, उन्होंने इसे सोने की पन्नी चुना। तो देखिए, स्वर्ण पन्नी जो कि 100 नैनोमीटर की है, वहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ से एल्फा कणों की बौछार करवाई जा रही है। एल्फा कण यहां से आ रहे हैं और जैसे ही वो सोने की पन्नी से टकराते हैं, सोने की पन्नी से टकराने पर वो थॉमसन वाले प्रयोगों को दिमाग में रखते हुए वो सोचते हैं कि यदि कोई सोने का जो परमाणु है उस सोने के परमाणु से ये एल्फा कण जा रहा है, मैं यहां एल्फा कण लिख देता हूं। एक्चुअली एल्फा कण के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। एल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, जिसको अपन He2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। यानी कि हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो ये बनता है, हीलियम 2 नंबर पर है, 4 इसका आप परमाणु भार ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। अभी न्यूक्लियस वाले जो चैप्टर हैं उसमें आप न्यूट्रॉन का वेट
प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा लेंगे, लेकिन अभी अपन दो दो ही मानेंगे, तो यहां पर इसका वजन 4 AMU के बराबर मानेंगे। ठीक है, अब सुनिए, मैं कह रहा हूं यहां से अल्फा कण गया और अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी पर टकराएगा। यहां पर क्या हुआ, जैसे मानो कि सोने का जो नाभिक है, सोने का नंबर 79 होता है। ठीक है, जब इसका नंबर ही 79 होता है तो इसका नाभिक जो होता है वो हीलियम के नाभिक से कितना गुना बड़ा है, ये आप समझ सकते हैं। यानी हीलियम 2 नंबर पर, ठीक है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और जो गोल्ड है उसका नंबर ही 79 है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गोल्ड जो है वो गोल्ड का जो नाभिक है, सोने का जो नाभिक है, सोने के परमाणु का जो नाभिक है वो कितना बड़ा होगा हीलियम के नाभिक से। तो उन्होंने सोचा, उस समय नाभिक की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि जैसे ये वाला जो परमाणु है, ये वाला परमाणु बहुत भारी परमाणु है और ये पन्नी बहुत पतली है, तो यहां पर उन्होंने प्रेक्षण से पता लगाया कि बहुत सारे कण, या फिर मैं कहूं बहुत सारे कण की जगह अधिकांश कण सीधे ही पन्नी से निकल गए। अब सीधे निकल जाने के कारण उन्होंने दिमाग लगाया कि यार अगर इतना भारी परमाणु इस He2 पॉजिटिव के संपर्क में आता है, तो He2 पॉजिटिव यानी कि इस छोटे से, मैं एक बार इसे रफ कर देता हूं, जैसे अल्फा कण को फिर से पढ़ लेंगे। देखो, जैसे कि यहां पर इतना भारी ये परमाणु और इस पर मैं एक छोटा सा परमाणु डाल रहा हूं, क्योंकि अल्फा कण अभी मैंने बता दिया हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। इतने छोटे से परमाणु को इस परमाणु पर मैं डाल रहा हूं, इस परमाणु पर मैं डाल रहा हूं, तो ये परमाणु इस परमाणु का क्या विरोध करेगा या नहीं करेगा? तो ये परमाणु, छोटा सा परमाणु, इस परमाणु का विरोध करना चाहिए, परंतु हमें प्राप्त क्या हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है कि ये सारे कण बाहर जा रहे थे, पन्नी से बाहर जा रहे थे। अब पन्नी से बाहर जा रहे थे यानी कि ये पार हो रहे थे। इसका मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो थॉमसन मॉडल है उसके अनुसार ये जो मैं पॉजिटिव चार्ज इधर से धनावेशित कण को भेज रहा हूं, इधर से धनावेशित कण को इधर भेज रहा हूं, तो अगर थॉमसन मॉडल में जो हमें बताया गया था कि परमाणु के संपूर्ण भाग में धनावेश बिखरा होता है। अब ये वाली लाइन आप इंपॉर्टेंट रखें कि धनावेश बिखरा होता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, धनावेश बिखरा होता है, ये वाली लाइन है थॉमसन की। ठीक है, तो इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर धनावेश बिखरा होता तो इस धनावेश को वो प्रतिकर्षित जरूर करता। अरे यहां से कोई पॉजिटिव यहां पॉजिटिव की तरफ आता तो फिर वो इसे प्रतिकर्षित जरूर करता। तो इस वाली बात को आप बिल्कुल याद रखें कि उन्होंने आश्चर्य किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा परमाणु इस पर मैं डालूं तो इसको ये प्रतिकर्षित नहीं करे। इसके बाद देखिए यहां पर क्या था कि यहां ये ZnS जिंक सल्फाइड से लेपित एक वृत्ताकार पर्दा उन्होंने रखा है। और सुनिए, ये जो पूरा की पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट ये पूरा तैयार किया है, ये पूरा की पूरा बंद है, निर्वात में है, क्योंकि अगर अल्फा कण वायु से टकराएंगे तो वायु से टकराने के बाद में क्रिया हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, ZnS से लेप था और यहां से जैसे ZnS से लेप करने के बाद में कुछ डिटेक्टर वगैरह यहां रखते हैं जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं कि क्या यहाँ पर फ्लैश उत्पन्न हो रहा है। जहां जहां फ्लैश उत्पन्न हो रहा है वहां ये आइडिया लगा लिया जाता है कि यहाँ पर अल्फा कण आया है, तो ये अल्फा कण की दिशा ज्ञात करने के लिए ZnS का पर्दा रखा जाता है। अब सुनिए, जैसे यहां से मैं कह रहा था कि अल्फा कण आया और बहुत सारे अल्फा कण यूं निकल गए। इसके अलावा क्या था कि कुछ अल्फा कण इस तरीके से भी वो विक्षेपित हो गए थे। तो जब मैंने पहला प्रयोग बताया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि जो थॉमसन ने बताया था कि यहाँ पर सारी जगह मतलब गोल्ड पर, अगर गोल्ड का परमाणु अभी मैंने बताया था, गोल्ड का परमाणु जिसमें सभी जगह धनावेश होता, तो इस धनावेश को ये रोक लेता, प्रतिकर्षित हो जाता।
तो यहां से सिद्ध हुआ कि सभी जगह धनावेश नहीं होता है। तो यहां पर इन्होंने सिद्ध कर लिया है कि द्रव्यमान और धनावेश केवल और केवल एक ही जगह होता है। इस बात को उन्होंने गलत साबित किया कि एक ही जगह होता है। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, सेकंड नंबर पॉइंट उन्होंने क्या देखा, सेकंड नंबर पॉइंट देखा कि कुछ अल्फा कण, कुछ अंश कोण विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण, कुछ अंश कोण विक्षेपित हो जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट से उन्होंने ज्ञात किया है, दूसरे पॉइंट से उन्होंने ज्ञात किया है कि कुछ तो ऐसा है, कहीं ना कहीं तो धनावेश इकट्ठा होगा और इस इकट्ठे धनावेश के कारण, मतलब उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्ट कि एक ही जगह धनावेश है, वो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो धनावेश होगा, जिससे कि ये क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ये जो प्रतिकर्षण हो रहा है। किसका प्रतिकर्षण हो रहा है, अल्फा कण। अल्फा कण कैसा कण है, धनावेशित कण है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, बहुत छोटा होता है सोने के परमाणु की तुलना में, सोने के नाभिक की तुलना में। अब इन्होंने जो बात कही है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खोखला होता है, इसीलिए जो अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे निकल जाते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि यहाँ जो ये विक्षेपित हो रहे हैं कुछ अंश कोण, ये कुछ कोण विक्षेपित हो रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल, इस एंगल पर ये विक्षेपित हो रहे हैं। ये विक्षेपण का कारण, इस विक्षेपण का कारण है कि यहाँ जो धनावेश है कहीं ना कहीं इकट्ठा है और वो धनावेश इस अल्फा कण को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब अल्फा कण को ये प्रतिकर्षित कर रहा है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूं कि यहाँ से कोई धनावेश यहाँ मिल गया होगा तो ये इसको इस तरीके से प्रतिकर्षित कर देता है। अल्फा कण को प्रतिकर्षित करता है कौन, धनावेश। तो इन्होंने ये भी माना कि धनावेश भी है लेकिन वो बिखरा हुआ नहीं है, कुछ जगह पर धनावेश हो सकता है अलग अलग जगह, लेकिन वो इकट्ठा है, ऐसा भी इन्होंने माना। तो जो थर्ड नंबर प्रयोग है वो थर्ड प्रयोग उन्होंने क्या किया, देखिए। हाँ तो साथियों, अभी जो दो प्रेक्षण जो अपन ने पढ़े हैं उन प्रेक्षणों को एक बार और देख लेते हैं। अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए पन्नी को पार कर सीधे निकल गए। यानी कि यहां पर सीधा अल्फा कण आया, ये पन्नी है, ये सोने की पन्नी, ठीक है। इस पन्नी से सीधे अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल रहे हैं। पहली बात क्लियर। इसको देखकर प्रेक्षण निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड के पहले प्रेक्षण से हमें क्या ज्ञात होता है, तो रदरफोर्ड के पहले प्रेक्षण से हमें पता लगता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके बाद दूसरा प्रेक्षण कहता है कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण विक्षेपित हुए। इस वाले प्रेक्षण को देखकर कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण विक्षेपित हुए, जो ये विक्षेपण हो रहा है, इसको देख करके रदरफोर्ड कहते हैं कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है या फिर कहो धनावेश है वो केंद्रित होता है या एक ही जगह इकट्ठा होता है, इस बात को वो कहते हैं। अब लास्ट वाला जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अविश्वसनीय रहा। 8000 में से एक अल्फा कण पुनः उसी मार्ग में लौट गया। इस वाली बात को सुन करके या देख करके इस प्रेक्षण को रदरफोर्ड को थोड़ा झटका लगा। वैसे तो ये जो है ना, ये पूरा की पूरा वृत्ताकार गोला है ना, यहां से उन्हें पता लगा कि इधर की तरफ कैसे आया ये। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि यदि हम इतना भारी अल्फा कण इतनी पतली पन्नी पर जो कि 100 नैनोमीटर की है उस पर डाल रहे हैं और ये वापस कैसे आ रहा है, इतना सॉलिड इसमें क्या है। इतने सारे कण तो बाहर निकल गए और एक जगह जहां पर ये पड़ा है, जिस जगह पे ये टकराया है, तो वो ऐसी सॉलिड जगह क्या है जिस जगह पर ये टकराया है। उन्होंने इस संख्या को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि इतने सारे कणों में से एक कण यदि उस जगह पे टकराया है, यानी कि अल्फा कण तो समान रूप से सभी जगह पर टकरा रहे होंगे,
लेकिन ये एक अल्फा कण उस जगह पर जाकर लगा है जहां संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जहां संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ये कण है, ये कण सीधा जहां टकराया है वही परमाणु का नाभिक है, उसे परमाणु का केंद्र या नाभिक इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, तो अब यहां नाभिक के बारे में थर्ड नंबर के पॉइंट से पता लगा कि नाभिक क्या है, और इससे पहले नाभिक के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो हमने यहां तक कर ली है नाभिक की खोज। तो इसके अलावा पहले आप डायग्राम बनाएं, जितना आप इसके बारे में लिख सकें वो लिखें। ये प्रेक्षण है, इस प्रेक्षण को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके अलावा जो लाइनें होती है रदरफोर्ड प्रकीर्णन की, ये पहले मैंने डायग्राम से समझाया है, अब मैं हिंदी लिखूंगा इसकी। ठीक है, पहले आप नोट करें। साथियों, अल्फा कण प्रकीर्णन एवं परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि जो हम प्रयोग पढ़ रहे हैं उसका नेम अल्फा कण प्रकीर्णन एवं परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप एक एक पॉइंट को लिखते जाएं, इससे और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए 1911 में रदरफोर्ड एवं उनके दो सहयोगियों गीगर भी बोलते हैं इसको, गीगर एवं मार्सडन ने यह प्रयोग किया। अब दो सहयोगी लिख लो, चाहे दो स्टूडेंट हैं, वैसे तो ये स्टूडेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब ये पार्टनर हो गए एक तरीके से इनके इस प्रयोग में। ठीक है, तो इनके प्रयोग में इनका बड़ा योगदान रहा है। तो 1911 में रदरफोर्ड एवं उनके दो सहयोगी, कौन कौन है सहयोगी, गीगर एवं मार्सडन ने यह प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ, अब इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडोन पोलोनियम को शीशे के बॉक्स में रखा, जिससे अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, अब यहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से, रेडोन पोलोनियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, इसे शीशे के बॉक्स में रखा है और अल्फा कणों की यहां से बौछार करवा रहे हैं। अल्फा कणों के बारे में जानना जरूरी है। अल्फा कण धनावेशित हीलियम परमाणु का नाभिक होते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, और वैसे अपन ध्यान रखें हीलियम परमाणु का क्या होते हैं, ये नाभिक होते हैं। ठीक है, ये अभी अपन ने प्रेक्षण पढ़ा है, वही प्रेक्षण है, तो ये प्रेक्षण अपन नोट करेंगे। अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए, पहले आप चित्र को समझेंगे और वहां से अपन ने समझा कि अल्फा कण जो थे बिना प्रकीर्णित हुए पन्नी को से सीधे ही निकल गए। दूसरा प्रेक्षण, कुछ अल्फा कण कुछ अंशकोण विक्षेपित हुए। तीसरा प्रेक्षण 8000 में से एक अल्फा कण पुनः उसी मार्ग में लौट आया। अब हम प्रेक्षण के बाद में निष्कर्ष को लिखेंगे, तब तक के लिए इसे नोट करें। साथियों, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। निष्कर्ष नंबर 1 कैसे निकाला, प्रेक्षण देखा, प्रेक्षण में लिखा है अधिकांश अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए पन्नी को पार करके और सीधा निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अगर कोई धनावेश होता तो आने वाले धनावेश को रोकता, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला, याद रखना है। दूसरा है कुछ अल्फा कण कुछ अंशकोण विक्षेपित हुए। क्यों? क्योंकि परमाणु का समस्त धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है, और अगर उसके पास से कोई कण जाएगा, उसके पास से कोई अल्फा कण जाएगा, तो वो थोड़ा सा उसे रिपल्शन महसूस करेगा और थोड़ा साइड में हो जाएगा। ठीक है, अगला है 8000 में से एक अल्फा कण उसी मार्ग में लौट गया, और ये डिस्कवरी हो गई है किसकी, नाभिक की। तो यहां पर अपन कहेंगे परमाणु के केंद्रित धनावेश का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अपन यहां लिख सकते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। और इसी की डिस्कवरी के लिए हमने इस प्रयोग को पढ़ा है। देखिए, परमाणु के केंद्रित धनावेश का आकार जिस पर जाकर के वो जो 8000 में से 8000 में से एक अल्फा कण जो पड़ा है, तो उसके लिए कहा है परमाणु के केंद्रित धनावेश का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसे क्या कहते हो आप, जिसे आप नाभिक कहते हो। तो यहां तक आपको ये नोट करना है। ये पहले आपने नोट कर लिए थे प्रेक्षण, प्रेक्षण के बाद में निष्कर्ष पढ़े जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। साथियों,
अब हमारा एक नया टॉपिक इसी में, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पर कूलम्ब नियम की सत्यता। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो आप एक लाइन में से खत्म कर देते हैं, लेकिन इसे समझें पहले आप। यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का और कूलम्ब नियम का क्या रिलेशन है। तो रदरफोर्ड के इस प्रयोग को कूलम्ब नियम से भी सिद्ध किया गया, तो पता चला कि वास्तविकता में ये प्रयोग सत्य है। अब हम ये बातें कैसे कह सकते हैं? अच्छा, कूलम्ब नियम में आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्रतिकर्षण बल जो है, अब वो प्रतिकर्षण बल कौन सा प्रतिकर्षण बल है? प्रतिकर्षण धनावेश और धनावेश के मध्य लगता है। तो जो नाभिक, किसका नाभिक? ये सोने का, यानी गोल्ड फॉइल जो पन्नी ली थी उसमें जो सोने का नाभिक है, और एल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक। जो नाभिक का क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहां से अल्फा कण आ रहा है, यूं प्रतिकर्षण जो हो रहा है, ठीक है, या फिर इस तरीके से प्रतिकर्षण हो रहा है। ये प्रतिकर्षण बल इस बात पर निर्भर करता है कि ये अल्फा कण नाभिक से कितनी पास जाके गुजरा है। अगर नाभिक से मतलब बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा, जितने पास से होकर गुजरेगा उतना ही ज्यादा प्रकीर्णन होगा, उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे कोई अल्फा कण आया, ये नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के पास होके यूं निकला और ज्यादा पास होके निकलेगा तो ये प्रतिकर्षण बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा, और हो सकता है इतनी दूरी से निकला, ठीक है, अल्फा कण। अब दूरी क्या है? ज्यादा। तो ये जो दो धनावेशों के बीच दूरी है, ये दूरी को बोलेंगे r, और ये r दूरी क्या है? ज्यादा है। इस दूरी के ज्यादा होने के कारण प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा और प्रकीर्णन भी थोड़ा कम होगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए, जो अल्फा कण मतलब जो अल्फा कण आ रहा है अभी, नाभिक के जितने समीप से यानी कि पास से गुजरता है, उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलम्ब नियम में हम जो पढ़ते हैं, F इज प्रोपोर्शनल या इनवर्शियल प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लिखा है, जो अल्फा कण नाभिक के जितने समीप से गुजरता है, मतलब जितने पास से गुजरता है, उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। किस पर? अल्फा कण पर। अल्फा कण तो डिविएशन जो होता है अल्फा कण का ही होता है ना, ठीक है। अर्थात अल्फा कण प्रकीर्णन दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अल्फा कण जो है, अल्फा कण प्रकीर्णन दूरी r के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे हमने पता लगाया? देखो, जैसे ये नाभिक है, ये सोने का नाभिक है, और यहां से कोई अल्फा कण आ रहा था, और ये जो दूरी है इसको मैं r लिख दूं, ये दूरी r, ठीक है ना। ये जो दूरी r है, जितनी कम दूरी होगी इतना ज्यादा इसमें डिविएशन हो गया, इतना ज्यादा ये एक तरीके से प्रतिकर्षित हुआ, उतना ही ज्यादा प्रकीर्णित हो गया ये, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा अल्फा कण इतनी दूरी से आ रहा था, देखो दूसरा अल्फा कण इतनी दूरी से आ रहा था। अब जो ये दूरी r है, ठीक है ना, ये दूरी r क्या हो गई? बढ़ गई। ये दूरी r कम है, ये दूरी r क्या है? ज्यादा है। इस दूरी r के ज्यादा होने के कारण क्या हुआ? प्रतिकर्षण हुआ कम, तो प्रकीर्णन भी क्या हो गया? कम हो गया। तो मतलब प्रकीर्णन जो है एक तरीके से बिल्कुल इनवर्शियल प्रोपोर्शनल होता है, किसके? दूरी r के, ठीक है, दूरी r के। अगर अपन लोग यहां पर एक ग्राफ बनाए, तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर ग्राफ बनाता हूं। हाँ, तो देखिए, अब ग्राफ बनाते हैं। जैसे दूरी r, मैंने ये दूरी r ली, और यहां पर प्रकीर्णन मतलब थीटा ले लिया, और यहां पर देखो ये मैं दूरी को धीरे धीरे कम करता जा रहा हूं, और देखो ये प्रकीर्णन क्या हो रहा है? ज्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके इनवर्शियल प्रोपोर्शनल हुआ। दूरी r, अपन कह सकते हैं दूरी r, है ना, एवं अल्फा कण प्रकीर्णन के मध्य ग्राफ। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है
कि दूरी जैसे घटेगी वैसे वैसे प्रकीर्णन कोण में वृद्धि होती जाएगी और प्रकीर्णन ज्यादा होता जाएगा। तो ये अपने समझ में आ गया ना कि F इज इनवर्शियल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये जो आप पढ़ते हैं कूलाम्ब के नियम को, तो कूलाम्ब के नियम ने भी इसे स्पष्ट किया कि वास्तविकता में ये बात सत्य है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, तो अब तक आपने देखा कि जो थीटा और आर दोनों के बीच में ग्राफ था, वो ग्राफ कूलाम्ब नियम के अनुसार दिया गया, परंतु रदरफोर्ड ने इसके लिए भी एग्जैक्ट मान निकाला और उसे उनके स्टूडेंट जो है वो आगे सत्यापित करेंगे। देखिए आर थीटा, यहां नॉट लगाकर लिख दिया इसलिए पिछले पॉइंट से रिलेटेड, आर थीटा ग्राफ प्रयोगात्मक रूप से नहीं खींचा जा सकता है। रदरफोर्ड ने ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड ने विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है, रदरफोर्ड ने विभिन्न कोणों पर जो प्रकीर्णित हो रहे थे अल्फा कण, उनकी संख्या ज्ञात कर ली और पाया कि, और ज्ञात करने के बाद में क्या पाया, क्या फॉर्मूला दिया, और पाया कि किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या, ठीक है ना, कौन से कण, अल्फा कण की बात कर रहे हैं, किसी कोण थीटा पर प्रकीर्णित होने वाले कणों की संख्या अगर n मान ली जाए, जो ज्ञात करनी है, जो अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है, का मान, n का मान sin⁴ θ/2 के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी कि n इज प्रोपोर्शनल टू यहां पर 1/sin⁴ θ/2, यानी इनवर्शियल प्रोपोर्शनल टू sin⁴ θ/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। इसके लिए अपन ग्राफ भी पढ़ते हैं, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते चलें जिससे आपको याद है। पिछले वाले ग्राफ की तरीके से ये ग्राफ बनेगा, वहां पर थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया था, वो आपको उसको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, अच्छा अपन किस किस के बीच में बना रहे हैं, ये तो हो गई संख्या n अल्फा कण की, और ये हो गया उसका थीटा। ठीक है, और यहां पर थोड़े बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लेने हैं आपको इस तरीके से, क्योंकि अपन को यहां पर फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो पहले ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आप 180 लिखेंगे और देखिए कि 1913 में गीगर और जो मार्सडन है, ठीक है ना, इन दोनों ने इसे 1913 में गीगर और मार्सडन ने इसे सत्य माना। ठीक है, इस प्रयोग को इन्होंने सत्य माना और इन्होंने n1/n2 यानी कि दो बिंदु अपन को ले लेने हैं, n1/n2 इज इक्वल टू, अपन पहले फॉर्मूले में अपन ने लिखा था n इज इनवर्शियल प्रोपोर्शनल टू sin⁴ θ/2 और इस तरीके से sin⁴ θ/2। इस तरीके से आपको ये सेम लिखने हैं, लेकिन यहां पर θ/2, अच्छा देखो n तो उल्टा हो जाएगा, यहां 1 है तो यहां पे θ2 कर देना, यहां पर θ1 हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको, उसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, इस तरीके से हमको देना है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, गीगर मार्सडन ने इसे सत्य माना था और रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण जो कि प्रकीर्णित हुए हैं, ठीक है ना, थीटा कोण से जो प्रकीर्णित हुए हैं, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला है। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, आज हम लोगों ने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको कंप्लीट किया है। इसके बाद जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, उसका बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है।
अल्फा कण प्रकीर्णन को बारीकी से हमने समझा है, एग्जैक्ट लाइनें जो उसमें लिखी जाती हैं हमने लिखने का संभव प्रयास किया है। तो आप लोग पहले आप कॉपी पेन लेकर के सारी चीजों को नोट करते चलें। इससे पहले अपन ने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने थॉमसन के जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में पढ़ा और उसकी कमियां, और इससे पहले उसमें डाल्टन के बारे में भी हमने पढ़ा था। यानी कि शुरुआत की जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो थी, ये वाली आपकी सेकंड वीडियो है। और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।